नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड्स में। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत के सबसे डरावने शासक हैं। आपकी सेनाएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया करती हैं। जमीन आपके दुश्मन के खून से लाल हो गई है। आप कलिंग में लाशों के मैदान में विजयी मुद्रा में खड़े हैं और फिर सब कुछ बदल जाता है। इतिहास के सबसे क्रूर विजेताओं में से एक को शांति के सबसे महान चैंपियन में बदल दिया जाता है। सम्राट अशोक के नाटकीय रूपांतरण के पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं जो आपको बुक्स में नहीं पता। आज हम प्राचीन भारत के सबसे रहस्यमय शाही परिवर्तन के पीछे चौंकाने वाले सत्य को उजागर करने के लिए 2300 साल पीछे चलेंगे। एक ऐसा परिवर्तन जो इतना गहरा था कि इसने पूरी सभ्यता की दिशा को बदल दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारतीय शाही इतिहास का सबसे बड़ा कथानक है। अशोक के परिवर्तन की जांच करने से पहले हमें यह समझना होगा कि वह अपने हृदय परिवर्तन से पहले कौन था। मैं आपको बता दूं, ये कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था दोस्तों, जिसने अचानक धर्म को अपनाया। 304 ईसा पूर्व के आसपास जन्मे अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, लेकिन सिंहासन तक उनका रास्ता, चलिए बस इतना ही कह सकता हूं कि ये बिल्कुल भी कूटनीतिक नहीं। कुछ लेखों के अनुसार अशोक ने खूनी उत्तराधिकार युद्ध में अपने 99 भाइयों को मार डाला था, केवल अपने सबसे छोटे भाई तित्सा को छोड़ दिया, जबकि संख्या संभवतः पौराणिक। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने 268 ईसा पूर्व के आसपास अपने शाही मुकुट को सुरक्षित रखने के लिए अपने कंपटीटर को हिंसक रूप से समाप्त कर दिया था। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में उन्हें चंड अशोक, क्रूर अशोक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अशोक कन्नक नाम से एक विस्तृत यातना कक्ष बनाने की कहानी है। उनका प्रारंभिक शासनकाल पहले से ही विशाल मौर्य साम्राज्य के विस्तार करने पर केंद्रित था। 8 वर्षों तक उन्होंने अपने दादा की शाही परियोजनाओं को जारी रखा, उपमहाद्वीप में विशाल सेनाओं की कमान संभाली। फिर निर्णायक मोड़ आया, 261 ईसा पूर्व के आसपास का कलिंग युद्ध। कलिंग आधुनिक उड़ीसा के कुछ बचे हुए स्वतंत्र राज्यों में से एक। युद्ध बहुत ही विनाशकारी था दोस्तों। अशोक के अपने शिलालेखों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग निर्वासित और अनगिनत लोग चोटों और अकाल से मारे। लेकिन यहाँ हमारे कहानी में उल्लेखनीय मोड़ पर आती है। इस विशाल जीत का जश्न मनाने के बजाय कलिंग में हुए रक्तपात ने सम्राट अशोक को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। वह व्यक्ति जो सत्ता तक पहुंचने के लिए खून की नदियों से होकर गुजरा था, अचानक बेवजह पश्चाताप से भर गया। लेकिन क्यों? उस युद्ध मैदान में वास्तव में क्या हुआ? अशोक ने ऐसा क्या देखा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया? यह वही है जो हम अब खोजने में। पारंपरिक विवरण में कहा गया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक युद्ध के मैदान में घूम रहे थे और उन्होंने जो नरसंहार किया वह इससे भयभीत हुए। जब उन्होंने हजारों लाखों रोते हुए परिवार और तबाही को देखा तो उनके भीतर सब कुछ टूट गया। अपने 13वें प्रमुख शिलालेख में अशोक ने खुद इस क्षण का वर्णन किया, जब स्वतंत्र देश पर विजय प्राप्त की जाती है तो लोग मारे जाते हैं या फिर किसी अन्य कारण से मर जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बच निकलने में भाग्यशाली होते हैं वो भी अपने दोस्तों, परिचितों, सहकर्मियों और रिश्तेदारों के दुर्भाग्य से पीड़ित हैं। ये पीड़ा उन सभी पर पड़ती है और देवताओं के प्रिय अशोक पर भारी। लेकिन क्या इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी विजेताओं में से एक को बदलने के लिए सिर्फ पश्चाताप ही काफी था? मैं आपके बारे में तो दोस्तों नहीं जानता, लेकिन मैंने कभी भी किसी निर्दयी शासक को अचानक एक दयालु दार्शनिक बनते नहीं देखा।
क्या उन्हें युद्ध के बारे में बुरा लगा था? अशोक ने पीड़ा देखी, बौद्ध धर्म अपनाया और शांतिपूर्ण शासक बना। अच्छा और शुभ व्यक्ति, लेकिन वास्तविकता शायद ही कभी भी सरल हो। क्या होगा यदि अन्य कारण भी इसमें शामिल हो? राजनीतिक विचार, व्यक्तिगत आघात, जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते। एक बात यह है कि कलिंग युद्ध असाधारण रूप से बहुत महंगा, न केवल मानव जीवन बल्कि संसाधनों में भी। मौर्य साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि अशोक का धर्मांतरण संभवतः अस्थिर सैनिक विस्तार से, संस्कृति और धार्मिक साधनों के माध्यमों से सत्ता को मजबूत करने की व्यावहारिक चाल। इसके अतिरिक्त ऐसे साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि अशोक को कलिंग से पहले बौद्ध भिक्षुओं का सामना करना पड़ा था। उनकी दूसरी पत्नी देवी विदिशा भी बौद्ध थी। उनके दादा का जैन और बौद्ध समुदायों से संबंध, तो शायद कलिंग में अचानक परिवर्तन नहीं, बल्कि ये सम्राट के मन में वर्षों से चल रहे प्रभावों का परिणाम। लेकिन एक और अधिक व्यक्तिगत सिद्धांत है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक को कलिंग युद्ध से जुड़ी एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा होगा। शायद उसके किसी करीबी की मृत्यु हो गई या कोई टकराव जिसने उसे अंदर से याद किया। जो भी वास्तविक कारण हो, उसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास में किसी भी शासक के सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में थे, और इसके परिणाम न केवल भारत बल्कि आने वाली शताब्दियों के लिए एशिया के अधिकांश हिस्से को नया रूप दिया। अपने धर्म परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वो काम शुरू किया जिसे हम दुनिया की सबसे पहली बड़े पैमाने की नैतिक क्रांति कह सकते हैं। एक दर्शन अपनाया जिसे उन्होंने धम्म, नैतिक आचरण की एक संहिता जो उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके शासन दोनों को निर्देशित किया। जब अशोक किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होता था तो वो उसे आधे अधूरे तरीके से पूरा नहीं करता था। उसने पूरे एशिया, ग्रीस, मिस्र में बौद्ध मिशनरियों को भेजा। उसने अपने साम्राज्य में विशाल पत्थर के खंभे और शिलालेख बनवाए, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। पत्थर पर उकेरे गए प्राचीन ये शिलालेख असाधारण ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो अशोक की अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, पारिस्थितिकी जागरूक, पशु कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा करती है। ऐसी अवधारणा जो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से भी उल्लेखनीय रूप से प्रगतिशील लगती। लेकिन अशोक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने शासन में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए जो अभूतपूर्व थे। उन्होंने मनुष्य और जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, मुख्य किनारे छाया और विश्राम गृह बनवाए, साम्राज्य भर में औषधियों, जड़ी बूटियों और पेड़ लगाए, शिकार पर प्रतिबंध लगाए और शाकाहार को बढ़ावा दिया। शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने उस युग में रिलीजियस टॉलरेंस को अपनाया जब यह कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल से अस्तित्व में था। उनके 12वें शिलालेख में लिखा है, किसी को केवल धर्म का सम्मान नहीं करना और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे विभिन्न कारणों से दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये सब 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, इसे समझिए। क्या सम्राट जिसने विशाल सेनाओं की कमान संभाली थी, उसने वास्तव में सभी हिंसा को त्याग किया? साक्ष्य कुछ और बात सुझाता है। यहाँ हमारी कहानी वास्तव में और भी दिलचस्प हो जाती है, जहाँ ज्यादातर चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाले और अहिंसा को अपनाने के बावजूद अशोक ने अपनी सेनाओं को कभी भी नहीं किया। उनका साम्राज्य प्राचीन दुनिया में सबसे शक्तिशाली सैन्य बलों में से एक रहा। वास्तव में सीमावर्ती क्षेत्र के लिए उनके आदेशों में एक ऐसी बात है जिसे छुपी हुई धमकी के रूप में डिफाइन किया जा सकता। राजा की इच्छा है कि सभी प्राणी अनहार्म्ड रहेंगे, आत्म संयमी रहेंगे, मन शांत होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। राजा धर्म द्वारा विजय को सबसे बड़ी विजय मानता है, लेकिन यह विजय बार बार जीती गई
राजा ने यह विजय दूसरों की भूमि पर भी जीती। दूसरों की भूमि पर भी ऐसा लगता है जैसे कोई साम्राज्य महत्वाकांक्षाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं। इस बात का प्रमाण है कि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से अहिंसा को अपनाया, लेकिन व्यावहारिक शासक बने रहे, जो समझते थे कि विशाल साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। यह हमें एक दिलचस्प सवाल पर ले आता मेरे दोस्तों कि क्या अशोक का धर्म परिवर्तन उसके योद्धा की पूर्ण तरीके से रिजेक्शन? शायद सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि अशोक ने धार्मिक प्रचार को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल किया। एशिया भर में बौद्ध मिशनरियों को भेजकर वो सैन्य पहुंच से परे मौर्य संस्कृति के प्रभाव को भी बढ़ा रहा है। शानदार राजनीतिक मोड़ की बात करें तो तलवार से दुनिया को जीतने में असमर्थ, उसने विचारों के माध्यम से इस दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन अशोक के शासनकाल का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, और जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि उसके धर्म परिवर्तन के बाद क्या, इतिहास की सबसे नैतिक शासन प्रणाली बनने के बावजूद 2032 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद उसका शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य आश्चर्यजनक गति से फैलने लगा। 50 वर्षों के भीतर भारत में अब तक के सबसे साम्राज्य को ठहरते हुए, इससे एक परेशान करने वाला सवाल उठता है कि क्या अशोक के अहिंसा को अपनाने से अंततः वो साम्राज्य कमजोर हो गया था जिसे वो पूर्ण बनाना चाहता था। जिस सम्राट ने बौद्ध धर्म को एशिया भर में फैलाया, उसका उल्लेख लगभग 2000 वर्षों तक भारतीय ऐतिहासिक अभिलेखों में बमुश्किल से मिलता है। उसके भव्य स्तंभ और शिलालेख दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अर्थ 1830 के दशक तक खो गया था, जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को समझा। लगभग 2 डिकेड तक अशोक को उस भूमि से भुला दिया गया था जिसने उस पर शासन किया। कल्पना कीजिए कि एक साम्राज्य का आप निर्माण कर रहे हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं और अपने दर्शन को दूर दूर फैला रहे हैं, केवल अपने ही लोगों द्वारा फिर आप भुला दिए जाए। लेकिन कहानी यहाँ वास्तविक रूप से और भी दिलचस्प हो जाती है जब अशोक का साम्राज्य उसकी मौत के बाद ठह जाता है। उसके विचार एक ऐसे तरीके से कायम रहे जो इस दुनिया को आकार देना जारी रखते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के उसके प्रसार ने एशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया, श्रीलंका से लेकर जापान तक। दूसरा, धर्म आधारित शासन का उनका कॉन्सेप्ट। तीसरा, और शायद सबसे आश्चर्यजनक रूप से, अशोक के प्रतीक आधुनिक भारत में जीवित है। सारनाथ में उनके स्तंभ अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 2000 वर्षों से भुला दिया गया एक शासक अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है। और यह ऐतिहासिक कथानक का मोड़ नहीं है तो मुझे पता नहीं कि और क्या, लेकिन शायद अशोक की सबसे गहरी विरासत वो प्रश्न है जिसका सामना करने के लिए उनका जीवन हमें मजबूर करता है। क्या सत्ता और नैतिक सिद्धांत वास्तव में एक साथ रह सकते हैं? क्या नैतिक नींव पर एक साम्राज्य का निर्माण और रखरखाव किया जा सकता है? क्या कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट की दुनिया में स्थायी शांति संभव है? यह केवल प्रश्न नहीं है, ये चुनौतियां हैं जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। अशोक का परिवर्तन केवल एक पर्सनल स्पिरिचुअल यात्रा नहीं थी, यह साम्राज्यवादी पैमाने पर शासन के लिए एथिकल प्रिंसिपल को लागू करने का एक शानदार प्रयोग। ट्रेडिशनल कथा हमें एक कहानी बताती है। एक खूनी विजेता ने अपने द्वारा किए गए सपनों को देखा और बौद्ध धर्म के माध्यम से मुक्ति पाई। लेकिन जैसा कि हमने आज पता लगाया कि वास्तविकता संभवतः और भी अधिक जटिल थी। पर्सनल ट्रॉमा, राजनीतिक कैलकुलेशन और शायद राजनीतिक आवश्यकता का कन्वर्जेंस है। यह स्पष्ट है कि अशोक ने कुछ क्रांतिकारी प्रयास जरूर किए, केवल सैन्य शक्ति के बजाय नैतिक अधिकार के माध्यम से विशाल साम्राज्य पर शासन करना। यह कि उसका साम्राज्य उससे अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, इस दृष्टि की ऑडिसिटी को कम नहीं करता।
शक्ति से ग्रस्त इस दुनिया में अशोक ने शक्ति के अर्थ को फिर से कल्पना करने का साहस किया। शायद यही कारण है कि उनकी कहानी 2300 वर्षों बाद भी हमें आकर्षित करती है। अशोक के सत्ता और सिद्धांत के बीच हार्मोनी को स्थापित करने की संघर्ष में हम अपने समाज के सबसे गहरे तनाव और हाई रिफ्लेक्टिंग हाई एस्पिरेशन को होते देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल फूड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस ला सकें और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्या आप भारतीय इतिहास के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप किस राजा या काल के बारे में अगला वीडियो देखना पसंद है। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगले इतिहास के रहस्य तक ये रहा आपका इतिहास। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।